नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एग्री बुलेटिन एग्रीकल्चर करंट अफेयर क्लासेस के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे एक रिसेंट रिपोर्ट जो कि पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस जो एग्रीकल्चर क्रॉप में देखने को मिलते हैं वो भारत में कितने हैं और इससे क्या नुकसान हो रहा है और आने वाले समय में हम ऐसे कौन से प्रिकॉशन मेजर फॉलो कर सकते हैं जिससे कि इस लॉस को कम किया जा सकता है। इसी के साथ में इसमें हम उन गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले टाइम के अंदर और इफेक्टिव वे के साथ इंप्लीमेंट की जा सकती है ताकि इस लॉस को कम किया जा सके। और हाँ, द एग्री बुलेटिन के अंदर हम आप लोगों के साथ हमेशा डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के करंट अफेयर जितने भी आपके पार्ट होंगे उनके बारे में। हर वीक के अंदर कम से कम 2 से 3 क्लासेस होंगी और ये पूरा का पूरा सेशन हम लोग यूपीएससी, नाबार्ड, एएफओ, आरआरबी, एसओ जैसे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हैं। तो आप इन सेशंस को बहुत अच्छे से देख सकते हो और इनसे समझ सकते हो कि अभी रिसेंट में एग्रीकल्चर की क्या स्थिति चल रही है। तो चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि ये रिपोर्ट है रिड्यूसिंग द पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस इन इंडियन एग्रीकल्चर, ए केस स्टडी ऑफ सिलेक्टेड क्रॉप। कुछ क्रॉप के ऊपर इस स्टडी को कंडक्ट किया गया है कि भारत के अंदर जो पोस्ट हार्वेस्टिंग यानी कि फसल के कटने के बाद जो फसल के अंदर नुकसान होते हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है या फिर वो कितने ज्यादा हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। इसके कई कारण हैं और इनको हम लोग इस स्टडी के दौरान पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं, मैंने कोशिश की है कि विद इन 10 से 15 मिनट के अंदर मिनिमम टाइम के अंदर ये पूरी रिपोर्ट आपको ब्रीफ करने की कोशिश करूं। अब यहां अगर हम बात करें तो सबसे पहले बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर नैपकॉन के द्वारा इस स्टडी को अभी कंडक्ट करवाया गया है और ये नैपकॉन जो है वो नाबार्ड की ही एक सब्सिडियरी है जो कि कंसल्टेंसी सर्विस हम इसको कह सकते हैं। 2003 में इसको लाया गया था और इसका मेन कारण था कि एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर और रूरल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाना इस एजेंसी का मेजर काम है। लेकिन इस एजेंसी के द्वारा 2020 से 2022 के बीच में एक रिपोर्ट या एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई और इस स्टडी के दौरान यह पाया गया कि लगभग भारत के अंदर 1.53 ट्रिलियन या ये कह सकते हो कि 18.5 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हो रहा है। हर साल इतना नुकसान देखने को मिल रहा है। सोच के देखिए कि ये फूड अगर हम मार्केट में बेचते तो इतनी ज्यादा और इकोनॉमिक रिटर्न हमें देखने को मिलती, लेकिन ये हमारा जो है एक बहुत बड़ा लॉस हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें तो इस पूरी स्टडी के दौरान क्या कुछ हमें देखने को मिला, तो सबसे पहले एक ये बात बताई गई है कि भारत के अंदर अभी तक नेशनल लेवल पर ऐसा कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है कि भारत में टोटल फूड वेस्ट कितना होता है और उसको कैसे कम किया जा सकता है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो फूड वेस्ट के ऊपर अभी तक जो है केवल और केवल 2 से 3 स्टडी ही सामने आई हैं और ये 3 स्टडी कौन कौन सी हैं? 2 स्टडी तो आईसीआर के द्वारा जो इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम सीफेट के नाम से जानते हैं, जिसका हेडक्वार्टर लुधियाना पंजाब में है, इसके द्वारा 2 स्टडी 2012 और 2015 में की गई थी। और इसके बाद में अभी लास्ट और रिसेंट स्टडी 2022 की जो कि 2024 के अंदर इस स्टडी को पब्लिश किया गया था, नैपकॉन्स के द्वारा की गई या ये कह सकते हो नाबार्ड के द्वारा की गई है। अब यहां आपको सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि भारत के अंदर ऐसा कोई स्पेसिफिक सर्वे ही नहीं होता है कि कितना फूड वेस्ट हो रहा है, कितना जो है फूड को हम मैनेज कर सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश की, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, एक एग्रीकल्चरल कंट्री के नाम से जाना जाता है, फिर भी हमारे देश के अंदर फूड कितना लॉस होता है, वेस्ट होता है, उसको हम आइडेंटिफाई करने में अभी भी असक्षम है। और ये स्टडी जो की जाती है ये कुछ लिमिटेड एरिया और कुछ लिमिटेड क्रॉप के ऊपर ही की जा सकती है और इसीलिए इसको जो कंडक्ट करवाया गया है वो आपका नाबार्ड के द्वारा किया गया है। अब अगर हम बात करें तो ग्लोबल सिनेरियो जो है वो फूड लॉस का क्या है, सबसे पहले तो 2021 के अंदर जो एफएओ की रिपोर्ट है उसके अनुसार टोटल जो आपका हार्वेस्टिंग से लेके यानी कि फसल के कटने से लेके और रिटेल तक जो फूड पहुंचता है उसमें लगभग 13% या 13.2% का लॉस देखने को मिलता है। उसके बाद में जो फूड आपका रिटेल से कंज्यूमर तक पहुंचता है, मतलब दुकानों से जो आपका कंज्यूमर यानी कि ग्राहक तक पहुंचता है, तो उसमें लगभग 17% का लॉस होता है और टोटल जो है वो 30% का लॉस देखने को मिलता है जब तक फूड आपका हार्वेस्टिंग यानी कि फसल की कटने के बाद और एक कंज्यूमर तक, ग्राहक तक पहुंचता है, तो लगभग 30% का एनुअल लॉस जो है ग्लोबल लेवल पर देखने को मिलता है।
और वहीं अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि जो फूड आपका है उसको मैनेज किया जाए, उसकी वेस्टेज को कम से कम किया जाए। रिकॉग्नाइजिंग द ग्लोबल इंपॉर्टेंस ऑफ रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्ट, द यूनाइटेड नेशन इंक्लूडेड दिस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 12.3 विच एम टू हाल्व पर कैपिटा ग्लोबल फूड लॉस एंड वेस्ट बाय 2030। मतलब क्या है कि यहां पर फूड लॉस और वेस्ट को कम करने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर इसको भी ऐड किया गया कि हमें 2030 तक जो आपका पर कैपिटा ग्लोबल फूड लॉस है उसको कम करना है या आधा करना है। जितना अभी हमारा लॉस हो रहा है उसको आपका आधा करना है। ठीक है, ये यहां पर यूनाइटेड नेशन का भी मेन टारगेट है। अब बात करते हैं हमारे भारत के अंदर, तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि भारत के अंदर 1966 और 1967 के अंदर फूड प्रोडक्शन लगभग कितना था। तो फूड प्रोडक्शन 1966 और 67 के अंदर 74.23 मिलियन मैट्रिक टन था, जो कि 2022 के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक और एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो उसके अनुसार 330 मिलियन मैट्रिक टन पहुंच चुका है। यानी कि इससे भी लगभग आपका 3 गुना जो है ये फूड प्रोडक्शन हो चुका है। दूसरी बात है, इंडिया इज नाउ नॉट ओनली सेल्फ सफिशिएंट बट आल्सो ए मेजर प्लेयर इन ग्लोबल मार्केट, होल्डिंग ए 40% शेयर इन द ग्लोबल राइस ट्रेड। यानी कि भारत केवल और केवल अपने खुद के लिए ही उत्पादन नहीं कर रहा है बल्कि वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट में भी, या ये कह सकते हो दूसरी कंट्रीज को भी फूड अवेलेबल करवाने में सक्षम है। और इसके बाद में अगर हम हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 1991-1992 के अंदर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन लगभग 96 मिलियन मैट्रिक टन था, और वहीं आपका 2022-23 के अंदर यह बढ़कर 355.25 मिलियन टन हो चुका है, जो कि अपने आप में अगेन यहां पर 3 से 3.5 गुना अपने आप में बढ़ चुका है। तो यह भी एक अच्छा खासा नंबर है कि हमारे देश के अंदर इतना फूड प्रोडक्शन बढ़ा। लेकिन अब बात करते हैं तो जो आपका पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस है वो भारत और चाइना में कंपैरेटिवली कितना है। तो देखने को मिलेगा भारत के अंदर जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस है सीरियल के अंदर, सीरियल्स यानी कि जो हम लोग ग्रेन होते हैं उनकी बात करें, जैसे कि राइस, व्हीट, मिलेट्स, कोरस सीरियल, ये सारे इसमें इंक्लूड होंगे, जिनमें लगभग 4.44% का लॉस देखने को मिलता है। और चाइना की बात करें तो चाइना में ये लॉस लगभग 2.22% है, यानी कि आधा है भारत से। तो बहुत बड़ा नंबर है और इस चीज को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आज हमें भी इस लॉस को क्या करना है, कम करना है, मिनिमाइज करना है। अब बात करें कि आपका क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव अगर लॉस की बात करते हैं तो कितना हो रहा है, तो क्रॉप वाइज आप लोग देख सकते हो सीरियल्स में लगभग 3.89 से लेके 5.59, और पल्सेस के अंदर 5.65 से लेके 6.74, और ऑयल सीड के अंदर 2.87 से 7.51, और फ्रूट्स के अंदर 6.02 से 15.05, और वेजिटेबल्स के अंदर 4.87 से 11.61% लॉस देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर हम बात करें तो आपका जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस इंडिया के अंदर इस स्टडी में आइडेंटिफाई किया गया, तो मध्य प्रदेश, पंजाब और बिहार के अंदर यह डेटा आपका कलेक्ट किया गया। तो इसमें पता चला कि भारत के अंदर जो लॉस आपका होता है, जैसे पैडी के अंदर 7.87%, और सॉरी वीट के अंदर 7.87%, पैडी में आपका मध्य प्रदेश में 6.52%, और मेज में 5.95%, और सोयाबीन में सबसे ज्यादा आपका लॉस देखने को मिलता है। और ये आपका एक प्रकार से क्वांटिटेटिव लॉस है, यानी कि मात्रा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 किलोग्राम प्रोडक्शन हुआ तो उसमें से लगभग इतना किलोग्राम जो है वो हमारा लॉस हो जाता है। और यहां अगर हम बात करते हैं तो ये परसेंटेज ऑफ लॉस आपके सामने डिस्कस किया गया है एमपी का। और वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में पैडी का लॉस कंपैरेटिवली 8.5% देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश में 6.52% है, और पंजाब में यही लॉस आपका 5% है। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में ऐसा क्यों हो पा रहा है, तो इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें तो आपका क्वालिटेटिव लॉस, क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि जो फूड की क्वालिटी होती है ना सीरियल्स की, उस क्वालिटी में आपका गिरावट आना, तो सबसे ज्यादा क्वालिटी की जो गिरावट है वो गेहूं में देखने को मिलती है। गेहूं की क्वालिटी लगभग 2.27% कम हो जाती है। यह क्वालिटेटिव लॉस यहां पर देखने को मिल रहा है। अब बात करें यहां पर तो आपका पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस को फार्मर लेवल पर कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, या फिर हम कैसे बता सकते हैं कि कहां पर लॉस ज्यादा होगा और कहां पर लॉस कम होगा। तो सबसे पहले यहां पर इसको आइडेंटिफाई करने का, अब ये जो है पैडी कल्टीवेशन का यानी कि जितने मध्य प्रदेश के अंदर, बिहार में और पंजाब के अंदर जो किसान पैडी के कल्टीवेशन कर रहे थे, उन
किसानों का डेटा लेकर, और यहां पर आइडेंटिफाई किया गया कि लैंड मार्जिनलाइजेशन एंड होल्डिंग साइज, मतलब जिन लोगों के पास लैंड होल्डिंग साइज कम है, जिनके पास जमीन का साइज कम है, जोत का आकार कम है, उन किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। देखिए आप लोग ये देखिए, स्मॉलर लैंड होल्डिंग आर सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड विद द हायर पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस। ए 1 यूनिट इंक्रीज इन एरिया अंडर पैडी कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद ए 7% डिक्रीज इन लॉस पर हेक्टेयर। मतलब अगर हम 1 हेक्टेयर एरिया भी किसी किसान के पास बढ़ा देते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसान के पास 5 हेक्टेयर है, उसको हम 6 कर देंगे, तो लगभग आपका पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस 7% डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए 86% ऑफ इंडियन फार्मर हैव होल्डिंग बिलो द 2 हेक्टेयर, मेकिंग देम वल्नरेबल टू हायर पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस ड्यू टू लेबर इंटेंसिव प्रैक्टिस। देखिए क्या होता है, ज्यादातर किसान भारत के अंदर जिनकी जमीन छोटी है, जिनका जोत का आकार कम है, उनको लेबर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। वो हायर और एडवांस मशीन को फॉलो नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन किसानों को ये लॉस देखने को मिलता है। दूसरी बात अगर हम करें तो स्टेट वाइज इंपैक्ट अगर हम बात करते हैं तो मार्जिनल फार्मर, देखिए बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के अंदर हाईएस्ट मार्जिनलाइजेशन है, जहां पर अगर हम बात करें तो लॉस आपका 1 हेक्टेयर के अंदर 3.5 किलोग्राम। सेमी मीडियम के दौरान अगर हम बात करें, यानी कि जिनके पास जमीन बढ़ जाती है थोड़ी सी, है ना, तो वहां पर 1.16 किलोग्राम, और मीडियम फार्मर के पास लगभग 0.69 किलोग्राम लॉस देखने को मिलता है। यानी कि जितना जमीन का आकार छोटा उतना ही लॉस ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये एक बड़ी बात है यहां पर, और इसका मतलब है कि जिन किसानों की जमीन छोटी है, और भारत में तो लगभग 86% फार्मर क्या है, जमीन जिनके पास कम है, तो इसका मतलब लॉस भी आपका ज्यादा होगा। अब यहां आपका दूसरा फैक्ट सामने आता है मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन का मतलब है जैसे हम मशीन का यूज करते हैं, कंबाइन मशीन का। कंबाइन क्या है, आज व्हीट और पैडी को हार्वेस्ट करने के लिए इस मशीन का काफी कॉमनली यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें तो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस जो है वो कंबाइन हार्वेस्टर के साथ नेगेटिवली एसोसिएटेड कैसे है, मतलब अगर कंबाइन हार्वेस्टिंग का हम लोग हार्वेस्टर का यूज कर रहे हैं तो उससे आपका लॉस हम कम कर सकते हैं। तो क्या बोला गया, फार्मर यूजिंग द कंबाइन हार्वेस्टर हैव 0.50 किलोग्राम पर हेक्टेयर लोअर लॉस कंपेयर टू मैनुअल हार्वेस्टिंग। यानी कि अगर हम मैनुअल हार्वेस्टिंग, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पहले फसलों को काटा जाता था, कटाई की जाती थी, फिर उनकी जो है हम लोग थ्रेसिंग करते थे, लेकिन आज हमारे पास एक डायरेक्ट मशीन आ चुकी है जिसको हम कंबाइन के नाम से जानते हैं, और वो पूरे के पूरे खेत में डायरेक्टली जो है आपका ग्रेन को हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो उसमें आपका जो ग्रेन का मतलब एक प्रकार से झड़ने का खतरा होता है या खेत में रहने का जो चांसेस होता है वो कम हो जाता है। लेकिन छोटे किसान इन मशीनों को आज प्रयोग में नहीं ला पाते, इसकी वजह से भी ये काफी लॉस देखने को मिलता है। तो यहां पर ये इस मशीन का काम क्या है, लॉस को कम करना, इसके साथ शॉर्टर हार्वेस्टिंग टाइम को भी कम करना, और इसके साथ में इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड टाइमलेस ऑपरेशंस। मतलब यहां पर क्या है, पहले तो लेबर लगी रहती थी 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक, फिर उनको सुखाया जाता था, फिर थ्रेसिंग मशीन आती थी, फिर जो है फिर अगेन लेबर, मतलब काफी ज्यादा लोगों की मेहनत और टाइम के बाद हम एक गेहूं या आपकी राइस की क्रॉप को हार्वेस्ट कर सकते थे, उसको जो है ग्रेन को सेपरेट कर सकते थे। लेकिन आज हमारे पास ये कंबाइन मशीन है जिसके साथ हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रयोग में ना लाने के कारण भी हमारा लॉस देखने को मिल रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट यहां पर बताया गया एजुकेशन लेवल ऑफ फार्मर, यानी कि जिन किसानों की पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है। अब देखो आपको पता होगा कि भारत के अंदर एवरेज एज जो है फार्मर की वो 54 ईयर है, ठीक है, और हायर एजुकेशन लेवल कोरिलेट विद द सिग्निफिकेंटली लोअर पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस। यानी कि जिन किसानों के पास पढ़ाई अच्छी है, जिनको नॉलेज अच्छी है, जरूरी नहीं कि स्टडी का मतलब यह नहीं होता कि केवल उसने पढ़ाई ही की हो, इसका मतलब है कि जिस किसान ने अच्छे से जाकर अपनी जो खेत के अंदर होने वाली प्रैक्टिसेस को सीखा हुआ है, चाहे वो एक्सटेंशन प्रोग्राम के माध्यम से सीखा है या एक्सटेंशन स्टडी के माध्यम से सीखा है, तो उन किसानों का खेत में लॉस कम देखने को मिलता है कंपैरेटिवली जिन किसानों का जो है नॉलेज अच्छा नहीं है। तो यहां पर ये कह सकते हो कि सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन फेस द 13% लोअर ग्रेन लॉस देन दोज विद ओनली प्राइमरी एजुकेशन। मतलब जिन किसानों के पास अनपढ़ हैं या जो किसान मतलब पढ़े लिखे नहीं है, उनको अच्छे से ज्ञान नहीं है कि तकनीक का प्रयोग
प्रयोग कैसे किया जा सकता है, वो अपने उतने ही ट्रेडिशनल और रूढ़िवादी सोच के साथ आज भी खेती करते जा रहे हैं। यहां पर किसानों का कोई मतलब एक प्रकार से यहां पर ये नहीं कह सकते हो कि उनको कलंक किया जा रहा है या उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी बात नहीं है ना। लेकिन यहां पर सच्चाई है कि देखो, जब किसी भी चीज के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होती तो हम उसको प्रयोग में भी अच्छे से नहीं ला सकते। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे तो हमारे बाप दादाओं ने बिल्कुल अनपढ़ता के साथ खेती की, हमें पाल दिया, बढ़ा दिया, तो इसके साथ ऐसी बातें क्लियर आउट नहीं होती है। आज सोच के देखिए कि साइंस काफी आगे बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजीज काफी अच्छी आ चुकी हैं, तो इसके साथ में प्रोडक्शन को या उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और ये जरूरी भी है आज के टाइम पर, ठीक है। तो एजुकेटेड फार्मर जो होते हैं वो नई टेक्नोलॉजीज के बारे में, नई प्रैक्टिसेस के बारे में, या ये कह सकते हो कि एक्सटेंशन सर्विसेज के बारे में ज्यादा अवेयर होते हैं, उनको ज्यादा नॉलेज होती है और वो उन इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजीज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में या फिर लॉसेस को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये यहां पर आपका तीसरा कारण था। उसके बाद में चौथा कारण है डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट, मतलब मंडी से जितनी ज्यादा डिस्टेंस दूर होगी उतना ही यहां पर लॉस भी ज्यादा देखने को मिलेगा। डिस्टेंस टू मार्केट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस स्पेशली इन द स्टेट विद लो मार्केट डेंसिटी। जहां पर मार्केट की फैसिलिटीज कम अवेलेबल है वहां पर भी ये लॉस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे बिहार के अंदर ये सर्विस अवेलेबल नहीं होने के कारण क्या होता है कि आपका देखिए क्या बोला गया, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप ईच किलोमीटर इंक्रीज इन डिस्टेंस लीड्स टू 1.4% इंक्रीज इन पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस। यानी कि अगर 1 किलोमीटर भी आपकी डिस्टेंस बढ़ती है तो उसके साथ लगभग 1.4% जो है आपका पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस बढ़ जाता है। पंजाब और एमपी की बात करें तो यहां पर आपका मार्केट डेंसिटी ज्यादा होने के कारण लॉस आपका कम देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें तो मार्केट डेंसिटी, जैसे कि एगमार्क नेट डेटा आपका जो है उसके अनुसार बात करें तो लगभग आपका 0.32 या 0.84 है लगभग पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर। वहीं पर एमपी के अंदर ये मार्केट आपकी बढ़ जाती है और पंजाब के अंदर तो इनका डेटा आपका काफी बड़ा है 1000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर। इसका मतलब है कि लगभग आपकी 4 से 7 मंडी देखने को मिलती हैं 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के ऊपर। तो ये एक बड़ा नंबर है यहां पर, ठीक है। तो इसी वजह से आपके पंजाब के अंदर सबसे कम लॉस देखने को मिलता है कंपैरेटिवली आपके बिहार और एमपी की बात करें तो। उसी के साथ में ट्रांसपोर्ट आपका चैलेंज जो आता है, जैसे बिहार की बात करते हैं तो बिहार के अंदर ओनली 61.5% यूज ट्रैक्टर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड इन पंजाब एंड एमपी ऑलमोस्ट 100% यूज फॉर द ट्रैक्टर। यानी कि अब ट्रैक्टर यानी कि जितनी मशीनरी है ये जितनी जल्दी लेकर जाएंगे अपने प्रोडक्ट को उतना ही वहां पर लॉस भी कम देखने को मिलेगा। तो वही बात यहां पर बताई गई है कि पंजाब और एमपी के अंदर लगभग 100% जो है किसान ट्रैक्टर का यूज कर पाते हैं, लेकिन बिहार के अंदर तो 60%, 100 में से 7 किसान ही ऐसे हैं जो ट्रैक्टर का या ये कह सकते हो बड़ी मशीनरी का प्रयोग कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर स्ट्रेटजी टू इफेक्टिवली रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस एट फार्मर लेवल इन इंडिया, यानी कि किसानों के ही लेवल पर अगर हम बात करें तो कैसे इस लॉस को कम कर सकते हैं, कैसे ये जो आपकी हानि होती है उसको कम किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहला है एनहेंसिंग द फार्मर अवेयरनेस एंड टेक्निकल गाइडेंस। मतलब जो अभी आपके साथ बातें हमने डिस्कस की कि किसानों को नॉलेज ना होने के कारण यह नुकसान काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर हम उनकी अवेयरनेस को इंक्रीज करें, उनकी टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड करें, उसके साथ में अगर हम करें कि यहां पर जो उनकी एजुकेशन लेवल को तो नहीं बढ़ा सकते लेकिन उनको एक्सटेंशन सर्विसेज के माध्यम से सिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है, नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन के बारे में बताया जा सकता है, जिससे वो उनको जो है आपका अवेयरनेस अगर हम फैलाएंगे तो डेफिनेटली वो इस चीज को इंप्रूव कर पाएंगे। इसी के साथ में बात करें तो नेक्स्ट आप अच्छा यहां पर क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ड्राइंग की बात करते हैं ना, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपके प्रोडक्ट को सुखाना। तो अगर आपका ग्रेन जो होता है वो कई बार जमीन के नीचे लगे रहने के कारण या उसमें प्रॉपर आपका सूखापन ना आने के कारण ये फसलें खराब होना स्टार्ट हो जाती है ना, तो उसी चीज को कम करने की कोशिश इसमें की जाती है, ठीक है। फिर बारी आती है प्रमोटिंग द मैकेनाइजेशन वाई द कस्टम हायरिंग सेंटर। अब जैसे कि आपको पता है आजकल गांवों के लेवल पर कस्टम हायरिंग सेंटर को बनाया गया है। ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मशीनें हैं जो ग्राम पंचायत को दी जाती है और इन मशीनों को ग्राम पंचायत के द्वारा जो भी जरूरतमंद किसान होते हैं उनको ये मशीनें कम दाम पर रेंट पर उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे वो किसान जो कि इन मशीनों को खरीद नहीं सकते वो कम से कम इन मशीनों को सस्ते दर के ऊपर प्रयोग में लाकर और अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। चाहे वो बिजाई की मशीन है, चाहे वो आपकी कढ़ाई की मशीन है, चाहे वो हार्वेस्टिंग की मशीन है, तो इन सभी प्रकार की मशीनों को उपलब्ध करवाए जाने की एक कवायद है। इससे भी हम किसानों का जो लॉस है वो कम कर सकते हैं। जैसे मैकेनिकल ड्राइंग, अब यहां पर एक तो हार्वेस्टिंग हो गई मशीन, दूसरा यहां पर अगर हम बात करें तो मैकेनिकल ड्राइंग। मैकेनिकल ड्राइंग का मतलब क्या होता है, मशीन से आपके दानों को सुखाना। अब मशीन से अगर दानों को सुखाया जाएगा तो उससे क्या कर सकते हैं, माइकोटॉक्सिन की जो कंटेमिनेशन होती है, क्योंकि आपको पता
पता है अगर प्रॉपर आपका दाना सूखेगा नहीं तो उसमें कई बार जो है फंगस यानी कि ओली लग जाती है और उसकी वजह से दाने खराब हो जाते हैं। तो अब क्या होगा कि अगर हम उसको प्रॉपर सुखा देंगे तो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होंगे, फसल खराब होने से बच जाएंगी। और उसी के साथ में उन ग्रेन का, जैसे कि फॉर एग्जांपल दानों के अंदर कुछ और फसल के दाने या फिर कोई आपका कंकड़ पत्थर भी उसमें आके मिक्स हो जाते हैं तो वो भी नहीं हो पाएंगे। और इसी के साथ में नेक्स्ट आपका है कि ज्यादातर किसान सन ड्राइंग, मतलब हम लोगों को धूप में ही आपका फसल को सुखाना पड़ता है, जिसकी वजह से किसानों का लॉस बढ़ता चला जा रहा है। और मैकेनिकल ड्राइंग के लिए इन मशीनों को प्रयोग में किसान नहीं ला सकते क्योंकि इतना उनका बजट अच्छा नहीं होता है। वही अगर हम बात करें तो पॉलिसीज सजेस्ट की गई है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक प्रकार से बनाया जाए। और ये ग्रुप बनाए जाने से क्या होता है कि किसान एक दूसरे के साथ संगठित होकर, और किसानों का ग्रुप क्या कर सकता है, इन मशीनों को परचेज कर सकता है और अपने लेवल पर इनको प्रयोग में ला सकता है। और इसी के साथ में आपके कस्टम हायरिंग सेंटर, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था कि ग्राम पंचायत लेवल पर इन मशीनों को उपलब्ध करवाया जा सकता है, जिससे उस गांव के किसान उन मशीनों को प्रयोग में ला सकते हैं। उनसे रेंट लिया जा सकता है जिससे सस्ती दर के ऊपर उनका ड्राइंग या उनका सुखाने का जो प्रोसेस है वो किया जा सकता है और बाद में उनके लॉसेस यानी कि जो उनके अंदर हानि हो रही है उसको कम किया जा सकता है। इसके बाद में बारी आती है जी लेवरेजिंग द वेयर हाउस रिसिप्ट सिस्टम। अब वेयर हाउस रिसिप्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हमारा आज किसान जो है उसको अपनी फसल को तुरंत बेचना पड़ता है क्योंकि उसको पैसे की आवश्यकता होती है। लेकिन आपको पता होगा अभी सरकार के द्वारा एक नया सिस्टम निकाला गया है जिसको हम लोग बोलते हैं ई नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि किसान अपनी फसल को वेयर हाउस के अंदर स्टोर कर सकता है और उसके बाद उनसे एक रिसिप्ट ले सकता है और उस रिसिप्ट को बैंक में जाकर वो अगर जमा कर देगा तो उसके बदले में किसान को लोन मिल जाएगा और बाद में उसको फसल को बेचकर वो लोन को चुकता कर सकता है। और दूसरी तरफ आपको पता है जब फसल कटती है तो उस समय उस फसल का दाम कम होता है और जब बाद में एक दो महीने के बाद उस फसल का दाम बढ़ जाता है तो एक तो उसकी फसल का दाम उसको ज्यादा मिलेगा और दूसरा उसको यह फायदा हो जाएगा कि फसल भी खराब नहीं होगी। तो यहां पर किसान को अच्छे से हम इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि आज आपका प्राइवेट स्टोरेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है उसको आपका और ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा। स्टोरेज फैसिलिटीज आज भी बहुत कम है। गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस की अगर हम बात करें तो यहां पर ज्यादा हो रही है, या ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस प्रॉपर अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो वो काफी लंबा प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से किसान इन स्कीमों को या इन जो आपके बेनिफिट है इनको आज भी उपलब्ध नहीं कर सकता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि किसान जो है अपनी मंडी के अंदर फसल को बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। अब बात आती है नेक्स्ट आपकी ग्रास रूट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर YPAC, प्राइमरी एग्रीकल्चर जो क्रेडिट सोसाइटीज हैं उनके थ्रू या FPOs के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका जैसे कि एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो कि 2020 में आया था, उनके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं 3% इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो दी जाती है पोस्ट हार्वेस्टिंग जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उनको उनके लिए। ठीक है, अब अगर हम पोस्ट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बनाते हैं तो उनके द्वारा आपका इस लोन को लिया जा सकता है इन मशीनरीज को लेने के लिए, परचेज करने के लिए, या फिर ऐसे गोडाउन्स बनाने के लिए, वेयर हाउस सिस्टम बनाने के लिए, जिसमें आपका काफी हद तक जो है किसान को आपका क्या मिलेगा, लोन के अंदर जो इंटरेस्ट रेट होती है, ब्याज दर होती है, उसमें छूट देखने को मिलेगी। इन मई 2023 यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस थ्रू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, मल्टी फंक्शनल प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, स्टोरेज यूनिट, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट, फेयर प्राइस शॉप, यानी कि कस्टम हायरिंग सेंटर और इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट और आपका यहां पर स्टोरेज यूनिट, और एक प्रकार से कह सकते हो कि वेयर हाउस बनाए जा सकते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के द्वारा। और उनके कंस्ट्रक्शन को लेकर मई 2023 में यूनियन कैबिनेट ने इनको अप्रूव किया था और यहां पर एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था कि 24 PACS बनाए जाएंगे 24 स्टेट के अंदर, और सारे के सारा ये जो स्कीम है वो इंप्लीमेंट की जाएगी FCI के द्वारा, यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसको फरवरी 2024 के अंदर लॉन्च किया गया था और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान भी इसको जो है कोऑपरेटिव सेक्टर के अंडर में अभी तक माना जा रहा है, यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा। अब टारगेट इसका है कि लगभग 70 मिलियन मैट्रिक टन स्टोरेज जो है वो आने वाले 5 साल के अंदर कवर करनी है और इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग 1.25 ट्रिलियन रहने वाला है, यानी कि 15.09 बिलियन $। तो एक प्रकार से एक साल का जो लॉस होता है वो भी यहां पर नहीं होने वाला। अगर आप ध्यान से समझोगे तो लगभग 18 बिलियन, मैंने अभी आपको बताया था US बिलियन डॉलर का लॉस होता है हर साल। और अगर यहां पर इस स्कीम को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर कर हम लोग इतने ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं या फिर इतने ग्रेन को खराब होने से बचाया जा सकता है, जो कि एक अच्छी कवायद है। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में भारत के अंदर इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा आपका स्लगिश है, या ये कह सकते
सकते हो धीमे हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट आपका इंटीग्रेटेड बेनिफिट ऑफ स्मॉल होल्डर फार्मर। अब यानी कि यहां पर क्या है कि स्मॉल होल्डर फार्मर है, यानी कि जिनके पास लैंड होल्डिंग साइज कम है, जमीन की जोत कम है, उन किसानों को एक साथ में संगठित करना, उन किसानों को एक दूसरे के साथ जोड़कर रखना, और यह पॉसिबल हो सकता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के थ्रू, यानी कि इन किसानों का ही आपस में ग्रुप बनाया जाए और उनको ही ये सुविधाएं, उन्हीं के जो लेवल के किसान हैं या उनमें से जो कुछ किसान आगे होकर अपना नेतृत्व कर सकते हैं, उनके ही नेतृत्व के अंदर उन किसानों को ये सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाई जाएं। इसके अंदर फायदा ये हो जाएगा कि किसान को अपनी फसल एक तो निकालते ही नहीं बेचनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, डिस्ट्रेस सेल जो होती है, डिस्ट्रेस सेल का मतलब होता है कि किसान को मजबूरी में अपनी फसल बेचनी पड़ती है, अगर उसके पास रखने की जगह होगी तो वो रख भी देगा, और दूसरी तरफ उसको रखने के बाद उसको एक रिसिप्ट मिलेगी तो उसके द्वारा वो लोन भी ले सकता है, और अगर किसान आपस में संगठित हैं तो एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं यहां पर उनको लोन उपलब्ध करवाने में, या फिर एक दूसरे को जो आपका इनफॉर्मल लोन है वो भी दिया जा सकता है। ठीक है, फिर हमारी बारी आती है जी आपकी ग्रेन मैनेजमेंट इन इंडिया एड्रेसिंग द पोस्ट हार्वेस्टिंग एंड सिस्टम लॉस। मतलब यहां पर क्या है कि भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं तो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि ग्रेन मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बता दूं कि इंडियाज मैसिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, भारत के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर में, आपको पता होगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के 2013 के अंडर में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके अंतर्गत भारत के अंदर 5 किलोग्राम राशन फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसमें राइस और व्हीट जो है पर पर्सन पर मंथ दिया जाता है। लगभग कितने लोगों को, 80 करोड़ लोगों को, है ना, 800 मिलियन पीपल को, जिसके बारे में भारत सरकार बार बार अपनी जो है इसकी उपलब्धि गिनवाती है कि हम लगभग 80 करोड़ लोगों को 5 किलोग्राम राशन फ्री में दे रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है ये हमारे देश के लिए, और सच बताऊं तो इतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा देश को, और अगर यही चीज आगे लगातार बनी रहती है, देश के अंदर बेरोजगारी या देश के अंदर ये जो आपका माहौल चल रहा है अगर ऐसा ही बना रहता है तो डेफिनेटली ये 5 किलोग्राम हमें बढ़ाना पड़ेगा और ये नंबर ऑफ पीपल भी बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए जरूरी है कि ये जो स्टोरेज फैसिलिटीज है इनको भी आपका इंप्रूव किया जाए। तो यहां पर क्या है, रोल एंड कॉस्ट ऑफ एफसीआई इन ग्रेन मैनेजमेंट। द एफसीआई इज द नोडल एजेंसी मैनेजिंग द प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही ऐसी एजेंसी है जो कि ये ग्रेन को किसानों से परचेज करती है, उसके बाद उनको स्टोर करती है और आपका इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, यहां पर ग्रेन मैनेजमेंट बाय एफसीआई entails that high economic cost with the food subsidy bill reaching 2.87 ट्रिलियन, लगभग 34.69 बिलियन यूएस डॉलर खर्चा किया जाता है भारत के द्वारा। ये 2022-23 के रिवाइज एस्टिमेट के अनुसार डेटा है। तो देखो कितना बड़ा नंबर है जो कि भारत को आज इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है ये राशन एक प्रकार से फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर कुछ ना कुछ तो किसान को अब जैसे एफसीआई परचेज करेगी तो उनको तो पे करना पड़ेगा ना, उनको स्टोर करने के लिए पे करना पड़ेगा ना, इन जितने भी उनके अंडर में वर्कर्स हैं उनको सैलरी देनी पड़ेगी ना। तो अब यहां पर उसी के लिए बात की जा रही है कि इतना खर्चा लगभग जो है हर साल यहां पर किया जा रहा है। अब बात करते हैं स्टोरेज एंड ट्रांजिट लॉसेस परसिस्टेंट चैलेंज, मतलब भारत के अंदर जो मेनली चैलेंजेस हैं वो क्या क्या है। तो पहला तो लॉस आपका होता है स्टोरेज के दौरान, मतलब जब हम स्टोर करते हैं तो उस समय पर ये लॉस हमें देखने को मिलता है। आज प्रेजेंट टाइम आपको पता होगा तो नेशनल स्टोरेज लॉस हैव डिक्लाइंड, wheat continues to face negative trend due to moisture gain, and rice storage loss are decreasing overall by vary across states, and FCI only measures quantity loss not quality loss due to moisture storage and duration, and which remain the unaccounted। मतलब आज भी भारत के अंदर काफी जैसे कि गेहूं और चावल जो FCI के द्वारा स्टोर किया जाता है गोडाउन्स के अंदर वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, और उसमें भी केवल और केवल क्वांटिटेटिव लॉस को ही मेजर किया जाता है, मतलब कितना जो है आपका किलोग्राम खराब हुआ, लेकिन उसमें भी अगर थोड़ा बहुत कहीं पर नमी ज्यादा हो जाना या फिर उसमें थोड़ा बहुत अगर फंगस लग जाना तो वो तो काउंट भी नहीं करते हैं ये लोग, मतलब वो आपका अनअकाउंटेड है। अभी तक वो डेटा ही इनके द्वारा पब्लिश नहीं किया जाता या फिर इनके द्वारा मतलब मैनेज ही नहीं किया जाता ये डेटा कि क्वालिटी के अंदर कितना लॉस हुआ, मतलब एक्चुअल के अंदर ग्रेन में न्यूट्रिशन लॉस कितना हुआ, उसमें नमी कितनी आ गई। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। ट्रांजिट लॉस का मतलब होता है जब एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है तब कितना नुकसान होता है। तो लगभग ये आपका 0.22% देखने को मिला 2021-22 के अनुसार। एंड इसका कारण था एक तो लॉन्ग डिस्टेंस जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो प्रोक्योरमेंट आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट जो अलग अलग स्टेट में किया जाता है तो उस दौरान देखने को मिलता है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एट मंडल लेवल बफर स्टोरेज, मतलब जहां पर जाकर अगली जगह पर स्टोर किया जाएगा वहां पर अच्छी जगह उपलब्ध ना होने के कारण। दूसरा है स्पाइलेज
proliferation and seizure due to legal disputes and inefficiency in handling and unloading the operations। मतलब जब आपका अपलोड किया जाता है, या ये कह सकते हो कि जब उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है, तो उस समय पर उन बोरियों में से ग्रेन आपका बिखरता रहता है, तो वो 1 2 10 15 किलोग्राम को तो काउंट ही नहीं करते हैं, और लेबर जो है वो लगातार उसको फेंक कर, और उनको, क्योंकि देखो हमें लेबर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और जब तक ये चीजें इसी प्रकार से होती रहेंगी तब तक आपका ये लॉस होता रहेगा, इसको मिनिमाइज करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये जो लॉस है इसको कम करने की कवायद अभी जरूरी है। इसके बाद में बारी आती है जी रीजनल डिस्पैरिटी इन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर अगर हम बात करें तो जैसे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग 63% ऑफ एफसीआई स्टोरेज कैपेसिटी जो है, मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो एफसीआई के द्वारा पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में ही टोटल जैसे 100 गोडाउन अगर एफसीआई के हैं भारत में, तो उसमें से 63 गोडाउन केवल इन 3 स्टेट में देखने को मिलेंगे, जो कि सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अब हर स्टेट में अगर हम उसको पहुंचाने वाले हैं तो हर स्टेट में उनका गोडाउन होना चाहिए ना भाई। तो वही चीज है यहां पर, लैक ऑफ स्टोरेज एक्सेस फॉर फार्मर इन अदर स्टेट एंड इंक्रीज डिस्ट्रेस सेल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लोकल स्टोरेज ऑप्शन। मतलब स्टोरेज की फैसिलिटी उपलब्ध ना होने के कारण उनको अपना फसल को बेचना ही पड़ेगा कम दाम के ऊपर। फिर बारी आती है जी इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ग्रेन लॉस। अब यहां पर इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि अगर लॉस आपका होगा, यहां पर क्या है कि ए टोटल ऑफ 0.41 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ ग्रेन लॉस्ट व्हीट प्लस राइस ओवर 4 ईयर रिजल्टिंग इन इकोनॉमिक लॉस ऑफ 11.9 बिलियन रुपीज। अब यहां पर बहुत बड़ा नंबर है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। लगातार पिछले कुछ सालों के अंदर आपका 4 साल में जो है वो हमें 11.09 बिलियन जो है रुपीज का नुकसान देखने को मिला। ठीक है, बिलियन में कुछ लोगों को तो जीरो भी नहीं पता होगी कितनी होती है, समझ मारी मेरी बात। तो समझने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी कि इतना बड़ा लॉस हमें देखने को मिलता है, और ये किसकी द्वारा है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार है डेटा, मेरा डेटा नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, तो समझना पड़ेगा। अब बारी आती है जी नेक्स्ट यहां पर आपकी रोल ऑफ प्राइवेट प्लेयर इन एक्सपेंडिंग द स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब प्राइवेट प्लेयर क्या कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, प्राइवेट प्लेयर को ऐड करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर शांता कुमार कमेटी की 2015 में एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बोला था कि आपकी जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हैं इनको हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, जो आपकी सिलो बैग टेक्नोलॉजीज हैं उनको हमें आपका प्रमोट करना पड़ेगा, इसके साथ में कवर्ड वेयर हाउस को लेकर आना पड़ेगा, यानी कि ओपन वेयर हाउस आज ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं, तो वो हमें ओपन वेयर हाउस नहीं रखने चाहिए। और इसी के साथ में इन्होंने ये भी बताया कि मॉडर्न स्टोरेज सिस्टम रिड्यूस द ग्रेन स्पॉयलेज एंड इंप्रूव द क्वालिटी रिटेंशन एंड एनहांस द सप्लाई चेन सिस्टम। मतलब मॉडर्न जो आपके इक्विपमेंट है, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज है उनको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। आज भी हम लोग जो है ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है ना। और इसी के साथ में प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप गारंटी स्कीम 2008 के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है स्टोरेज डेवलपमेंट करने के लिए आपकी एनकरेज कर सकें। इसके अंदर 2023 के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग 18.9 मिलियन मैट्रिक टन जो है स्टोरेज कैपेसिटी अप्रूव हो चुकी है, और लगभग आपकी 14.6 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और वहीं अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ स्टील सिलोज, मतलब स्टील के जो आपके सिलोज हैं, जिन स्टोरेज एक प्रकार से हाउस आप कह सकते हो, उनको आपका बनाना। और इसमें अगर हम बात करें तो सिलो ऑफर द बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट, मॉइस्चर एंड स्पॉइलेज। मतलब यहां पर क्या है कि ग्रेन आपका साइलोज में अगर स्टोर किया जाएगा तो उसमें क्या है कि जैसे चूहों वगैरह से या फिर मॉइस्चर के कारण जो आपका ग्रेन खराब हो जाता है वो नहीं होगा। दूसरी बात यहां पर क्या है कि डिस्पाइट द प्रोग्रेस सिलो इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टिल अंडर डेवलप्ड। मतलब आउट ऑफ 14.03 मिलियन मैट्रिक टन प्लांट कैपेसिटी ओनली 1.97 मिलियन मैट्रिक टन कंप्लीटेड बाय द सितंबर 30, 2023। मतलब यहां पर क्या है, लगभग 14 मिलियन मैट्रिक टन का प्लान था, जिसमें से केवल 1.97 मिलियन मैट्रिक टन ही 2023 तक कंप्लीट हुआ है। सोच के देखिए, आज हम पता नहीं किन किन मुद्दों के ऊपर जो है विभाजित है, लेकिन वाकई में जो असली मुद्दा है उसको हम लोग कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग पता नहीं किस किस चीज को खोदने के लिए तैयार है, लेकिन इस चीज के ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं है, जो आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ी मांग है इस चीज की। दूसरी बात आती है प्राइवेट प्लेयर अलाउ along with Central Warehouse Corporation, State Warehouse Corporation and state agencies have contributed to funding silos infrastructure। मतलब क्या है कि यहां पर प्राइवेट प्लेयर के साथ साथ जो हमारे सेंट्रल वेयरहाउस सिस्टम है, स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन है, इनको भी आपका डेवलप करना पड़ेगा, इनके अंडर में भी स्टोरेज फैसिलिटीज को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। और इसके साथ में अगर हम बात करें तो लैंडमार्क प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अडानी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो अडानी के द्वारा सबसे बड़ी आपकी जो है प्राइवेट
इन्वेस्टमेंट की गई है और ये टोटल यहाँ पर कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 0.2 मिलियन मैट्रिक टन है, जो कि आपकी लार्जेस्ट यूनिट इसकी मोगा पंजाब के अंदर है, और 16 साइलोज हैं जिसका लगभग यहाँ पर 0.01 मिलियन मैट्रिक टन एक के अंदर देखने को मिलता है, और 4 एडिशनल साइलोज हैं जो कि प्री साइलो स्टोरेज इनको आप कह सकते हो, और जिनका साइज लगभग है 0.05 मिलियन मैट्रिक टन। और इनके की फीचर है यहाँ पर सेमी ऑटोमेटेड ऑपरेशंस हैं इनके, और इंटीग्रेटेड रेलवे साइडिंग यहाँ पर, जो कि जिसकी वजह से क्या होता है कि एफिशिएंट हैंडलिंग है और मूवमेंट है, ताकि लॉसेस आपका जो मतलब इन बिटवीन जो है उसको कम किया जा सकता है। तो मतलब क्या है कि सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ इन साइलोज को बनाया गया है, और ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या कह सकते हो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रही है, और आप समझ सकते हो कि क्यों है। मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा आपका जिक्र नहीं करना चाहूंगा। अब बारी आती है कि भाई पॉलिसीज को सजेस्ट की गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि ग्रेन मैनेजमेंट को हम लोग यहाँ पर स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो पहला तो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो कि 1955 में आया था, जिसके अंतर्गत एक स्टॉक जो आपका स्टोर किया जाता है किसी भी एजेंसी के द्वारा, किसी भी ट्रेडर के द्वारा, उसके ऊपर लिमिट है, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज को स्टोर नहीं कर सकते हैं एक लिमिट के बाद, क्योंकि अगर उनको स्टोर करेंगे तो फिर गवर्नमेंट के द्वारा वो जो है आपका एक इलीगल माना जाता है। तो अब हमें यहां पर यह कहा जा रहा है कि इन ग्रेन को हमें एसेंशियल कमोडिटी में से बाहर निकालना पड़ेगा। अब एसेंशियल कमोडिटी में से बाहर निकालना पड़ेगा तो हो सकता है किसानों का नुकसान होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपको शायद याद होगा कि कृषि के 3 कानून आए थे, उनमें से एक कानून ये भी था, तो इस कानून को बाद में वापस ले लिया गया था और ये कानून लेके आने की कवायद थी। लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को प्रॉपर इंटरफेयर के साथ इन चीजों को एड ऑन करना चाहिए कि क्या होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की अगर अच्छी पॉलिसीज नहीं होंगी तो शायद ये चीज जो है वो आने वाले टाइम में प्राइवेट प्लेयर्स ही इनको जो है हैंडल करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा जो है देश के लिए, खासकर अगर हम बात करें तो जो हमारे देश का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ये कह सकते हो कि नंबर हमें जो है वो पे करना पड़ेगा, या फिर एक बहुत बड़ा अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में बारी आती है जी यहाँ पर कि प्रमोटिंग द हेर्मेटिक स्टोरेज बैग ग्रेन प्रिजर्वेशन। अब हेर्मेटिक स्टोरेज बैग का मतलब क्या है कि देखो आज देश के अंदर जो हमारे ग्रेन को स्टोरेज किया जाता है वो जूट बैग में स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से उस पे चूहे अटैक कर देते हैं, नमी के कारण वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ में जब हम उनको ग्रेन को आपका थैलों को चढ़ाते हैं, उतारते हैं आपके ट्रक के अंदर, तो उस समय भी वो फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। लेकिन हर्मेटिक बैग क्या होते हैं, ये आपके एयर टाइट और केमिकल फ्री ग्रीन टेक्नोलॉजी के साथ आपके बैग होते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक तो इनमें ना तो इंसेक्ट अटैक करेगा, और ये एक प्रकार से ये कह सकते हो कि आपका इसमें ना तो फंगस अटैक करेगी, ना इसमें जो है मॉइस्चर यानी कि नमी आएगी, और इसके अंदर आपका लॉन्ग टर्म तक हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रेन को स्टोरेज करके रख सकते हैं। और साथ में है इसका यहां पर एक एविडेंस यहां पर देखने को मिला, जिसके अंदर कि ग्रेन प्रो और कुकून बैग को यूज किया गया, कहां पर, बांग्लादेश के अंदर। तो वहां पर आपका ज्यादा आपका जो है लॉस को, एक प्रकार से जो पैडी का लॉस था उसको कम किया गया, या फिर एक प्रकार से ये कह सकते हो कि जो वहां पर, क्योंकि देखो ऑलरेडी एक प्रकार से काफी बड़ी समस्या है, उन लोगों को फूड ग्रेन अवेलेबल नहीं हो पाता है, लेकिन यहां पर इसके अनुसार उन्होंने क्या देखा कि जो आपका लॉस था उसको कम किया जा सकता है। फिर अगर हम बात करें तो पॉलिसी सजेशन है रिविजिट द जेपीएम एक्ट टू अलाउ अडॉप्शन ऑफ हर्मेटिक स्टोरेज सिस्टम एंड अपग्रेड द लेबर हैंडलिंग सिस्टम शिफ्टिंग फ्रॉम हुक मेथड टू कन्वेयर बेल्ट। मतलब आज हम हुक बेल्ट के साथ क्या करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट जो है आपका यूज करते हैं, लेकिन हमें कन्वेयर बेल्ट को यूज करने की जरूरत है, तो इसके साथ भी लॉस आपका क्या हो सकता है, कम किया जा सकता है। ठीक है, फिर हमारी बारी आती है जी एक्सपेंडिंग द बल्क स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बाय स्टील सिलोज। मतलब स्टील सिलोज को आपका बनाने की जरूरत है, उनको एड ऑन करने की जरूरत है, या फिर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें और ज्यादा बेटर करने की जरूरत है। तो स्टील सिलोज यूज 1/3 ऑफ स्पेस ऑफ कन्वेंशनल वेयरहाउस एंड रिड्यूस द लेबर कॉस्ट बाय सेमी ऑटोमेशन। मतलब यहां पर क्या है, एक तो लेबर की कम जरूरत पड़ेगी, एक इसमें स्पेस की कम जरूरत पड़ेगी, बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर एंड बेस्ट। मतलब यहां पर आपका कीड़ों की वजह से या फसल को जो आपका मॉइस्चर की वजह से नुकसान होता है वो नहीं होगा, और इसके साथ में लोडिंग और अनलोडिंग के जो ऑपरेशन है वो भी जल्दी हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे। एफसीआई करंट साइलोज प्लान है 10 मिलियन मैट्रिक टन कैपेसिटी का, और जिसमें से लगभग अभी तक 14% ही 2023 तक क्या हुआ है, टारगेट कंप्लीट हुआ है। राइस साइलोज आर स्टिल इन पायलट स्टेज एंड नीड स्केलिंग इन ईस्टर्न एंड साउदर्न कंज्यूमिंग स्टेट एंड पॉलिसी सजेशन दैट प्रायोरिटीज साइलो डेवलपमेंट इन कंजप्शन हब टू कट डाउन ट्रांजिट लॉस एंड क्रिएट द इनेबलिंग एनवायरमेंट अमेंड एंड ईसीए टू बूस्ट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन साइलोज कंस्ट्रक्शन। मतलब यहां पर क्या है, साइलोज कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए हमें जो आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसके ऊपर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, उसमें हम लोग क्या एडिशन कर सकते हैं। तो ये यहां पर पूरा का पूरा डेटा था और पूरी सजेशंस थी, कुछ पॉलिसीज थी, क्यों आज लॉस हो रहा है, किससे हम लोग उसको जो है कम कर सकते हैं। काफी
जो है इसके अंदर सजेशन दी गई थी और ये पूरी रिपोर्ट थी। और मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि भारत के अंदर क्या समस्या है और आज पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस कितना देखने को मिल रहा है और उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं और क्या क्या पॉलिसीज जो है वो इसके द्वारा सजेस्ट की गई हैं। तो ये पूरा का पूरा डेटा था जो आपके सामने आज मिला। उम्मीद है कि पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा और आज के साथ में ही हमारी एग्री बुलेटिन खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ और इंपॉर्टेंट सेशंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।